जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और जो झारखंड का हमारा सीरीज चल रहा था वही चलेगा। और यहां पर देखिए, इस बार का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस है बहुत ही बेहतरीन लेवल का मैं लेके आया हूं। और लगातार अगर मेरे चैनल में अगर आप एमसीक्यू जितनी सीरीज चल रही है, जितनी डाली जा रही है, अगर पढ़ के जाइएगा तो गारंटी मैं बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भिड़ेगा ही भिड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है या तो झारखंड के एग्जाम्स में पूछा गया है या तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछा गया है। और मैं बता दूं और एक महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं बोला कि आज के सेशंस में है, क्योंकि आज का जितना भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो झारखंड का इतिहास से रिलेटेड है। और झारखंड का इतिहास आपको खुशखबरी होगी, क्योंकि झारखंड का इतिहास से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जितने भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दे दीजिए या तो जेपीएससी का एग्जाम दे दीजिए, लेकिन मेन फोकस तो हम लोग का अभी सीजीएल चल रहा है, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर में इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समय ना व्यर्थ करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ, और एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखकर खुद में एनालिसिस कीजिएगा कि आप कितना सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चंस है महाभारत। जी हाँ, महाभारत की यहाँ पर चर्चा है। महाभारत ग्रंथ में अंगराजकरण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? देखिए, पूछा जा रहा है महाभारत जब ग्रंथ था तो उसमें अंगराजकर्ण की दिग्विजय के समय जब थी तो उसमें झारखंड को किस क्षेत्र का उल्लेख के नाम से आपको बोला जाता था? तो ये देखिए, आपको पता होगा महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत को अलग अलग अध्याय में बांटा गया है। पहले तो आप महाभारत की मैं बात कर दिया, तो आप बता दीजिए महाभारत में कितने अध्याय हैं, यही आप पहले बता दीजिए, मैं अगर आपको पता है तब। और इस अध्याय को क्या बोला जाता है वो भी आप बताइएगा। तो मैं बता दूं, इस अध्याय को वर्ण बोला जाता है। और ये टोटल होते हैं 18 होते हैं। अलग अलग आपको भीम वर्ण देखने को मिलेगा, आदि वर्ण देखने को मिलेगा, वर्ग देखने को मिलेगा, आदि वर्ग देखने को मिलेगा। और ये जो वर्ग नाम है ना, बहुत कोई सोचता है ये वर्ग क्या है महाभारत में, इसको वर्ग को ही बोला जाता अध्याय। जैसे चैप्टर्स हमारे बांटे गए हैं उसी तरह महाभारत में वर्ग नाम दिया गया है, और वर्ग अलग अलग दिया गया है, जैसे आदि वर्ग, भीम वर्ग, युधिष्ठिर वर्ग। इस तरह से 18 अलग अलग वर्ग यानी अलग अलग अध्याय में बांटा गया है, और सब में अलग अलग चीज़ें की चर्चाएं की गई है, एक तरह से चैप्टर बताया गया है। तो यहाँ झारखंड की बात कर रहा है तो झारखंड का उल्लेख जो मिलता है वो हमको मिलता है कर्ण के खंड में जाइएगा तब आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये अर्जुन खंड, भीम खंड और शिला खंड क्या है? तो ये देखिए, मैंने बताया ना, वर्ग के अंदर में फिर प्रवर्ग आएगा, उपवर्ग आएगा, यानी अध्याय के अंदर में आप देखते हैं सब टॉपिक्स, समझ जाइए इसे, टॉपिक्स, उसके अंदर में सब टॉपिक्स जो होते हैं उसी को अलग अलग खंडों में बांटा गया है। तो हमको सिर्फ जानना है झारखंड का क्षेत्र का किसमें है, तो आप बोलिएगा कर्ण खंड, यानी ए फॉर इलाहाबाद आपका हो जाएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट में अगर जाते हैं तो इसी से रिलेटेड देखिए, थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जामिनर इतना तेज है, दिग्विजय पर्व को लेकर पूछ देता है। और दिग्विजय पर्व में महाभारत के जो दिग्विजय पर्व हुआ था उसमें देखिए, अभी मैंने बताया पर्व मैंने अभी बताया, तो इस क्षेत्र को यानी झारखंड को क्या बोला जाता था? तो झारखंड को देखिए पुंडरिक कहा जाता था, पुंडरिक प्रदेश कहा जाता था, नहीं तो कहीं कहीं आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा पशु भूमि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे सीधा खंड नहीं पूछकर आपसे पूछ देगा कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है पुंडरिक प्रदेश, नहीं तो पशु भूमि कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए, सेशंस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सिर्फ आपको लाल बटन में जाके सब्सक्राइब करना है
और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी करते रहना है, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए और भी बेहतरीन लेवल का कंटेंट लाया जाए। ऐसे तो कंटेंट जितना भी है बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, इससे भी बेहतरीन लेवल का और भी प्रयास हमारा रहेगा कंटेंट लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहासकार। देखिए इतिहासकार का नाम जब आता है तो आपको झारखंड का जब इतिहास पढ़िएगा तो इसका नाम आपको याद रखना है बुकानन। बुकानन का याद रखना है आपको। इनके अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक, देखिए वीरभूम तक, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में ही देखे होंगे मैंने अभी बताया पशु भूमि, लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। तो ये जो था, ये देखिए आप जब जाइएगा ना गंगा किनारे तो आपको मिलता है इलाहाबाद में बनारस जब आप जाइएगा तो बनारस में देखिएगा, बनारस से ही पूरी पठारी क्षेत्र, बनारस से ही ये पूरा, अगर बात करें बनारस का एरिया तो पूरा पठारी क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होकर वीरभूम तक सीमित है। और वीरभूम तक जो सीमित है वही है, कहाँ से आपसे पूछा तो हो जाएगा बनारस, यानी बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार बुनकर थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। देखिए इतिहासकार हिस्टोरियन बुकानन के बारे में मतलब लिखा हुआ है, उसमें क्या कहा गया, देखिए बनारस से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। किसने वर्णित किया है तो आप बोलिएगा इतिहासकार कौन थे, बुकानन ने इसको वर्णित किया है। फिर देख लीजिए और इसमें क्या है, कर्कखंड। अब आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा झारखंड की कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा से गुजरने के कारण यहाँ पर बनारस से ये होता है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, कर्क रेखा जो है वो झारखंड से किससे किससे सम्मिलित है, यानी किससे किससे मिलती है, किससे किससे होकर पास होती है, ये आपको बताना है। कर्क रेखा किस किस एरिया से होकर पास होती है, किस किस स्टेट को छूती है या जिले को छूती है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार बना देता हूं क्योंकि देखिए बराबर ये पूछा गया है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है। तो देखिए ये जो किया गया है, देखिए वो किया गया है डी फॉर देवसेना हो जाएगा, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में जो झारखंड का नाम है, उल्लेख है, वो पुंडू के नाम से किया गया। अब देखिए अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग झारखंड का नाम दिया गया। आप इतिहास पढ़े होंगे तो अलग अलग इतिहासकार आए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग झारखंड का नामकरण किया गया। तो वो भी थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है पूरा डिटेल। देखिए जब आपसे ऐतरेय ब्राह्मण पूछ रहा है, ऐतरेय ब्राह्मण का सूत्र अगर आपसे पूछ रहा है तो वहां पर देखिए या तो पुंड बोला गया झारखंड को, या तो पुंड बोला गया है, जो अभी मैंने ऑप्शंस में दिया। अगर आप वायु पुराण में आपसे पूछ दे कि वायु पुराण में झारखंड का नाम क्या दिया गया है, तो वायु पुराण में झारखंड का नाम देखिए मुरंड, जी हाँ मुरंड प्रदेश दिया गया है, मुरंड प्रदेश दिया गया है। फिर उसी तरह आप चल जाइए विष्णु पुराण, देखिए अपने आप में एक और आप पढ़ते होंगे पहले के ज़माना के आपके दादा दादी, अब तो ये सब पुराण वुरान के बात हट गई, पहले जब दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे तो आपको बात चर्चाएं होती होगी पुराण की, और अभी भी पुराण आप सुनते होंगे बाबाओं लोग से कि इस पुराण में ये लिखा गया है। तो वही था पुराण, अलग अलग पुराण में अलग अलग ग्रंथों में झारखंड का नामकरण दिया हुआ था। तो देखिए विष्णु पुराण में क्या दिया गया है, विष्णु पुराण में झारखंड को बोला गया मुंड, जी हाँ मुंड दिया गया है। फिर आप देखिए विष्णु पुराण के बाद आइए भागवत पुराण में क्या दिया गया है, तो भागवत पुराण में दिया गया है किक कट, जी हाँ। और ये भागवत पुराण आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बराबर एग्जाम में पूछा गया है, ये 1-2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है भागवत पुराण का कि किक कट किस पुराण में
किस ग्रंथ में झारखंड को लिखा गया है, तो वो हो जाएगा भागवत पुराण। फिर देखिए महाभारत में क्या, तो महाभारत में देखिए पुंडरीक या पशु भूमि, जो मैंने सबसे शुरू वाले में ही बताया था आपको। फिर देखिए प्रयाग प्रस्थिति, समुद्रगुप्त का जो था प्रयाग प्रस्थिति जो अपना लिखे हुए थे समुद्रगुप्त द्वारा, उसमें क्या झारखंड को बोला गया है, तो झारखंड को बोला गया है मुरुंड प्रदेश, मुरुंड 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 प्रदेश। देखिए यहाँ पर था मुरंड प्रदेश, यहाँ पर था मुरंड प्रदेश, ये दोनों आपस में कंफ्यूजन है, इसीलिए आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। फिर देखिए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की बात करें, यानी मध्यकालीन से पूर्व की बात किया जाए, संस्कृत साहित्य में क्या लिखा गया है, तो वहाँ पर दिया गया है कलिंद प्रदेश तो बोला गया है झारखंड को। और फिर देखिए 13वीं सदी के तामपत्र अभिलेख में, तामपत्र अगर आप जानते होंगे तामपत्र क्या होता है, तो तामपत्र बता दे, पहले जब बुक नहीं होता था, तामपत्रों में अभिलेखों में लिखा जाता था, उसी को बोलते थे तामपत्र। तामपत्र में जो झारखंड को बोला गया है, देखिए झारखंडी बोला गया है, झारखंड को झारखंडी बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार आपसे पूछा गया है कि तामपत्र में झारखंड को क्या बोला गया है। फिर आप देखिए इसी तरह झारखंड को देखिए, झारखंड कितने में बोला गया है, तो देखिए तारीख फिरोज गाही में बोला गया है, फिर तारीख बंगला सली मुल्ला में बोला गया है, फिर देखिए सियाउ मुख्तखरीन गुलाब हुसैन में बोला गया है, पद्मावत में बोला गया है। पद्मावत आपको पता होगा, फिल्म भी आई थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का जो लिखा हुआ है उसमें झारखंड बोला गया है। और अकबरनामा जो अब्दुल फजल के नाम से लिखा गया, अबुल फजल ने जो लिखा है उसमें भी इसको झारखंड ही बोला गया है। फिर अगर आप नेक्स्ट बात करें आईने ए अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये पूछा गया आईने अकबरी में झारखंड को क्या बोला गया है, तो आईने अकबरी में देखिए इसको बोला गया है कोकरा या खकरा, खकरा या कोकरा, ये बोला गया है। फिर आप देखिए तुजुक ए जहांगीर में क्या कहा गया है, तो तुजुक ए जहांगीर में देखिए खोखरा कहा गया है, खोखरा, जी हाँ। फिर देखिए टॉलमी ने क्या कहा था, टॉलमी आपको पते होंगे कौन होंगे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, काहे कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इतिहास में आप पढ़ रहे होंगे। तो टॉलमी ने क्या कहा, टॉलमी ने कहा मुंडल, जी हाँ मुंडल, टॉलमी ने क्या कहा, तो टॉलमी ने कहा था मुंडल। फिर आप देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त का में क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है कुकट या कुकट देश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है अर्थशास्त्र में। फिर देखिए फाहियान में क्या है, तो फाहियान में देखिए, फाहियान में तो एकदम फाहियान टाइप का नाम है, फोको कुवी या कुकट लाड। और हेंसांका उसमें क्या बोला गया है, तो देखिए उसमें झारखंड को दिया गया है नाम किलोनासुफालाना या कर्ण सुवर्ग। ये था झारखंड के अलग अलग क्षेत्र, यानी अलग अलग स्रोत में अलग अलग झारखंड के जो नामकरण दिए गए हैं वो। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, तो देखिए झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम अभिलेख, अभी मैंने देखिए पहले स्लाइड में बताया था ताम अभिलेख के बारे में, उसी में पूछा गया है यह ताम पात्र किस शताब्दी का है, तो ये अभी मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में बताया था। देखिए तामपत्र का आया होगा, यहाँ पर देखिए 13वीं सदी के तामपत्र अभिलेख में क्या कहा गया था, तो झारखंड को झारखंड ही बोला गया था। और यहाँ पर भी उत्तर आपका हो जाएगा डी फॉर देवसेना हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चंस है मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल, यहां पर पूछ रहा है, देखिए उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पूछ रहा है, यहां पर याद रखिएगा उद्गम मतलब होता है ओरिजिन, आपसे पूछ रहा है ओरिजिन स्थल तक मानी जाती है, तो ये जो मानी जाती है वो मानी जाती है दामोदर, जी हाँ दामोदर। और दामोदर आपको पता है या बताइएगा दामोदर की स्थिति कहां पर है और कहां से निकलती है ये नदी, ये आपको पता होना चाहिए और बताइएगा, क्योंकि प्रीवियस हम कितने 2-3 MCQ का करवाए हैं, इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं दामोदर के बारे में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी फॉर
बॉम्बे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में खुदाई जब हुई थी झारखंड में, देखिए झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। देखिए पूछ रहा है सुमिलित नहीं है यानी मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। देखिए जब आप आगे बढ़िएगा तो मैं बता दूं ये सब जो सिक्के दिए गए हैं ये खुदाई के समय आपको सिक्के मिले थे। अब इसके सिक्कों को देख लेते हैं कौन किस समय मिले थे और कौन कहां पर मिले थे झारखंड के। तो देखिए आप यहां पर देखिएगा तो रांची में जब खुदाई की गई थी तो कुषाण कालीन सिक्के, जी हाँ कुषाण कालीन सिक्के मिले थे, तो झारखंड में कुषाण कालीन सिक्के मिले। जब सिंहभूम में खुदाई की गई तो वहां पर मिला था रोमन साम्राज्य के सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। और चाईबासा में जब खुदाई की गई थी तो चाईबासा में मिला था इंडो सिथियन सिक्के, इंडो सिथियन के सिक्के मिले थे। यानी आप अगर यहाँ पर अब ऑप्शंस में जाइए तो ऑप्शंस में देखिए चाईबासा में तो आपको क्या मिला था, तो चाईबासा में ठीक है इंडो सिथियन सिक्के मिले थे यानी ये सही है। लेकिन हमको बताना क्या है जो सम्मिलित नहीं है यानी हमको गलत बताना है। सिंहभूम में देखें तो सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले, बिल्कुल सही है। फिर देखिए रांची में कुषाण कालीन सिक्के मिले तो बिल्कुल सही है। और देखिए लास्ट में बोला गया हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के, तो ऐसा कोई भी स्रोत हमको नहीं मिलता है जिसमें बताया गया है कि हजारीबाग में खुदाई के बाद यूनानी सम्राट के सिक्के मिले हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फॉर दिवसेना। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आइए और पूछा जा रहा है प्रथम मुंडा आंदोलन। देखिए फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, मुंडा आंदोलन देखते ही सब कोई मार देगा बिरसा मुंडा के बारे में और तुरंत मारेगा बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा मारेगा तो आपको वर्ष याद होगा, तो वर्ष बिरसा मुंडा का 1800 के लगभग था, तो 1800 के पार था। तो यहाँ देखेगा 1800 का कुछ तो है ही नहीं तो मार ही नहीं पाएगा। लेकिन ये प्रथम मुंडा आंदोलन की बात कर रहा है, तब आपका हो जाएगा 1797 यानी डी फॉर देवसेना हो जाएगा। लेकिन अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो इस पे भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेगा, देखिए क्वेश्चंस ये बनेगा कि 1 अक्टूबर, जी हाँ 1 अक्टूबर 1894 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को, जितने मुंडा थे जाति, उनको एकत्र कर कर अंग्रेजों से लगान, जो लगान थी ना, जो कर लगाया गया था, जिसको लगान को हम लोग कर भी बोलते हैं, उसको माफ़ करने के लिए, उसको माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। और उसी को बोला जाता है मुंडा विद्रोह। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि मुंडा विद्रोह कब, तो मुंडा विद्रोह यहाँ से एक आंसर आपका बन जाएगा, क्वेश्चंस बन गया। तो मुंडा विद्रोह आप बोलिएगा 1 अक्टूबर का वो वक्त कब, तो 1894 में किसने किया, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। क्या था मामला, क्या था, तो मामला था अंग्रेजों द्वारा जो लगान लगाया गया था, कर लगाया गया था, उस पे माफ़ी करने का, उसको छूट देने का, करने का मतलब उसको समाप्त करने के लिए ये विद्रोह किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जब बनता है, कभी कभी आपको मुंडा विद्रोह ना देकर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे उल गुलान, क्या उल गुलान दे दे, उल गुलान कब हुआ था, तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा उल गुलान क्या था। तो उल गुलान भैया मैं बता दूं, उल गुलान यही है, मुंडा विद्रोह ही है उल गुलान। इसको नाम एक और दिया गया था मुंडा विद्रोह को, उल गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागवंश के किस शासक ने सुतेयाबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित किया था। चुटिया आपको पता है कहाँ पर है, ये रांची वाला चुटिया, वही बात हो रही है, जी हाँ। तो यहाँ पर नागवंश के किस शासक ने स्थानांतरित किया था यानी ट्रांसफ़र किया था अपनी राजधानी को। आपको पता होगा जितने राजाएं आए हमारे देश में, कुछ किए या नहीं किए, अनैति बहुत ज़्यादा किए और बहुत ज़्यादा राज तो करवे किए, उसके साथ साथ अपनी राजधानी समय समय के साथ बदलते रहें। जैसे कपड़ों का बदलाव होता है उसी तरह राजधानियों का भी बदलाव ये लोग करते रहें। तो देखिए नागवंश के किस शासक ने सुतेयाबा से राजधानी कहाँ कर ली थी, चुटिया कर ली थी, तो ये आप बोलिएगा प्रताप राय, जी हाँ प्रताप राय ने ऐसा किया था। लेकिन आपको जानना है नागवंश, अगर नागवंश की बात किया जाए तो नागवंश देखिए, नागवंश के ही समकालीन जो चल रही थी ना वंश, देखिए
कालीन जो इसके वंश चल रहे थे वो चल रहे थे, आपके समकालीन वंश जो चल रहे थे वो चल रहे थे गुप्त वंश। जी हाँ, गुप्त वंश इसी के समकालीन चल रहा था, नाग वंश के समकालीन चल रहा था। और अगर आपसे नाग वंश की बात करें तो दो आपको याद रखने हैं शासक, एक तो प्रताप राय तो आपको याद ही रखना है, साथ ही साथ मदन राय भी आपको याद रखना है, क्योंकि मदन राय भी महत्वपूर्ण रखते हैं नागवंश के शासक में। कभी कभी आपसे पूछ देता है कूट, दो कूट बना देगा, यानी दो कूट यानी मैच करने के लिए देखते हैं कूट 1 और कूट 2 दे देगा। और यहाँ पर आपसे क्या बोलेगा कि आपको मैचिंग करना है, यानी पहला में मान लीजिए आपको दे दिया उदय राय, और वंश का एक तरफ वंश का नाम दे देगा, एक तरफ आपको शासक का नाम दे देगा और बोलेगा कि आपको मैच करना है। इसीलिए प्रताप राय और मदन राय को आपको याद रखना है, नागवंश के आपके शासक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका रामगढ़। जी हाँ, अपना झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची, और उससे कुछ दूर चलिए 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो आ जाएगा रामगढ़। रामगढ़ अपने आप में ऐतिहासिक है। बहुत कोई को लगता है रामगढ़ का एरिया आप देखिएगा तो एकदम छोटा सा है, एकदम प्यारा सा है, लेकिन आपको लगता है कि ये रामगढ़ क्या ही होगा। लेकिन रामगढ़ की जब आप इतिहास देखिएगा तब आपको लगेगा कि रामगढ़ से बहुत ही बेहतरीन इतिहास हमको देखने को मिलता है, इसीलिए रामगढ़ इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर रामगढ़ की स्थापना पूछी गई है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और क्यों पूछा गया है, क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा रामगढ़ में क्या क्या हुआ था और किस लिए रामगढ़ प्रसिद्ध हो गया। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, पहले वो जान लीजिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1368 ईस्वी में हुई थी, यानी बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा रामगढ़ का हम देख लें तो देखिए रामगढ़ का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। रामगढ़ का एरिया जब देखते हैं तो देखिए एरिया कितना छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, एकदम नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा हमारा रामगढ़। और इस रामगढ़ के ऊपर थोड़ा सा जाइए तो आपको ये देखिए बड़ा एरिया मांडू दिखाई दे रहा है, पतरातू भी इससे थोड़ा बड़ा ही एरिया दिखाई दे रहा है, चितरपुर थोड़ा सा छोटा होगा, और बगल में बोकारो और हजारीबाग, ये तो मैप से मैं पहले भी बता दिया हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले आपसे पूछता है क्वेश्चन, जो पूछेगा वो पूछेगा नवनिर्मित जो जिला है झारखंड का, सबसे नवनिर्मित जिला जो है झारखंड का वो कौन सा है। तो वो सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, वो है रामगढ़। रामगढ़ नवनिर्मित जिला जो है वो कब कौन सा है, रामगढ़। अब आप बोलिएगा कि स्थापना आपने बता दिया सर 1368 में, और बोलते हैं नवनिर्मित है, ये नवनिर्मित तो नहीं है। मैं क्या बोला, जिला की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कंफ्यूजन देखिए दूर कीजिए, जब आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तब आपको कंफ्यूजन दूर करना होगा और वर्डों को आपको पकड़ना होगा। मैंने यहाँ पर जिला की बात की, ना कि रामगढ़ स्थापना की बात की। रामगढ़ स्थापना यहाँ पर नहीं पूछा गया, सबसे पहले जिला पूछा गया, नवनिर्मित। और आपको पता है, मैं बता भी दिया हूँ ये किससे कट कर बना था, तो हजारीबाग से कट कर बना था। और कब बना था ये आपको याद रखना है, तो ये बना था 12 सितंबर के दिन, वो शुभ घड़ी थी 12 सितंबर, और 12 सितंबर के 2007 में रामगढ़ जिला बना था। जी हाँ, और किससे कट कर, हजारीबाग से कट कर बना था। फिर आगे बढ़ें तो रामगढ़ से और कुछ रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर 18वीं सदी में जब पाल वंश का प्रभाव झारखंड में, देखिए पाल वंश का कब प्रभाव था, तो 18वीं सदी में, तब रामगढ़ के गोला क्षेत्र में रजरप्पा मंदिर, देखिए गोला क्षेत्र में रजरप्पा मंदिर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। रजरप्पा मंदिर आपको छिन्नमस्तिका मंदिर से याद रखना होगा, आपको वहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में आता है, झारखंड का पर्यटक स्थल में आता है छिन्नमस्तिका मंदिर, जो रजरप्पा में स्थित है। तो देखिए छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है किसके वंश में छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना हुई थी, तो ये भी आप बोल दीजिएगा क्लियर कट किसके वंश में हुई थी, तो आपको बोलना है पाल वंश। और कब, तो 18वीं में बोल रहा हूँ, 8वीं सदी में। तो ये क्लियर है। फिर आप झारखंड के प्रमुख तीर्थ देखिए पर्यटक स्थल में है, मैं जो बता दिया। फिर नेक्स्ट में आप देखिए तो मैं बताता हूँ, देखिए इसकी स्थापना देखिए मैंने बता ही दिया 1368 में। जी हाँ, 1368 में हुआ। और किसने किया था, तो बागदेव सिंह ने। ठीक, बागदेव सिंह, ये भी याद रख लीजिए। जब आप स्थापना डेट याद रखते हैं तो आप
किसने किया उसको भी याद रखा कीजिए। तब बागदेव सिंह ने किया था। और जिसकी राजधानी, कभी कभी राजधानी आपसे पूछ दे तो राजधानी आप याद रखिए सिया, जी हाँ सीसिया राजधानी रखा गया था इसका। और तो ऐसा कुछ नहीं। फिर आप देखिए 1780 की वो वर्ष याद रखिए, 1780 की घटना जिसमें रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना की गई थी। हिल ट्रैक कभी कभी आपसे पूछ देगा, हिल ट्रैक, जी हाँ हिल ट्रैक की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए चैंपमैन, जी हाँ चैंपमैन द्वारा स्थापना की गई थी। फिर 1805 और 6 का ईस्वी आ जाइए। 1805 और 6 के दौरान राजा राम मोहन राय द्वारा डिप्टी रजिस्टर के कार्य कर रहे हैं, जब तक वे चतरा के साथ साथ रामगढ़ के भी रहा करते थे। यानी चतरा के साथ साथ वो रामगढ़ का भी काम किया करते थे राजा राम मोहन राय। और सबसे बड़ी घटना क्यों फेमस करती है रामगढ़ को, वो था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपको याद रखना है, क्योंकि इस जिले में देखिए एक घाटी आपको मिलती है। जब रांची आप जाइएगा तो एक घाटी मिलेगी, इधर साइड जाइएगा तो आपको, तो वहाँ पर मिलेगी चुट्टू पालू घाटी। जी हाँ चुट्टू पालू घाटी जब आपको मिलेगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उमराव सिंह और शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था। यानी इस घाटी को अवरुद्ध कर दिया था। अवरुद्ध मतलब क्या होता है? रोक दिया था या ध्वस्त कर दिया था या तोड़ दिया था, किसी तरह से बंद कर देना अवरुद्ध कहलाता है। इस घाटी को, इसको क्यों किया था ऐसा, तो ये जान लीजिए क्योंकि अंग्रेज रांची से ना भाग सके। क्योंकि अंग्रेज जब भागना स्टार्ट किए थे तो रांची में अंग्रेज का प्रचंड बहुमत था या बहुत शक्तिशाली थी। आज जब क्रांति स्टार्ट हुई थी वहीं से भागना स्टार्ट कर रहे थे अंग्रेज, तो वहां से रांची से भागने के क्रम में चुट्टू पाले घाटी मिलती है, तो उसको भाग ना सके इसीलिए उस घाटी को अवरुद्ध कर दिया गया था। और देखिए इसीलिए उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी, जी हाँ चुट्टू पालू घाटी में बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया था। और उन्हें पकड़कर ये जो दो बहुत ही तेज बन रहे थे उमराव सिंह और शेख भिखारी को पकड़कर कितने तारीख को, तो 8 जनवरी 1858 को बरगद के पेड़ में चुट्टू पालू घाटी में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये थे रामगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण बनने वाले यहाँ से क्वेश्चंस। फिर आप देख लीजिए, एकमात्र आपसे कभी कभी पूछ देगा कि एकमात्र झारखंड में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आयोजन कहाँ था, तो देखिए भारतीय आंदोलन के दौरान, देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में एकमात्र कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था रामगढ़ में। इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है रामगढ़। और कब हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल जाते हैं। और ये सब कॉमन है, कांच उत्पादन में आपको रामगढ़ का फैक्ट्री आपको पता है, ग्लास फैक्ट्री सब रामगढ़ में स्थापित है भदानी नगर के पास, तो ये तो कॉमन है। नेक्स्ट तरफ चल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में किया था, ठीक, करके किसे बंदी बनाया था। देखिए किसे बंदी बनाया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो बंदी बनाया था वो बनाया था दर्जन साल को। जी हाँ दर्जन साल को बंदी बनाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए फॉर इलाहाबाद। फिर आप नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, वही दुर्जन कौन किसका सेनापति था और किसको बंदी बनाया था या कौन सा कार्य किया था, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन फिर से जल्दी करवा दे रहा हूँ। देखिए शेरशाह शासक में सेनापति कौन था, तो ख्वास खान था। और इसने क्या किया था आपको पता हो, मैं पहले वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो में भी, महारत के एक शासक के पास जाकर वहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन सफ़ेद हाथी लेकर आया था। आपको कहानी याद होगा, तो आप
को पता ही होगा, आगे मैं नहीं बताऊंगा, यहीं पर छोड़ता हूं क्योंकि आपको कहानी पता होगा, क्योंकि अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अकबर के कौन थे, तो शाहबाज खान थे सेनापति, इन्होंने क्या, मधुकर शाह। और उसी तरह यहाँ पर सभी दिए हुए हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ। अभी का जो क्वेश्चन आया था वो आया था इब्राहिम खान के ऊपर, तो इब्राहिम खान किसके सेनापति थे, तो फिर से देख लीजिए जहांगीर के सेनापति थे। और इन्होंने क्या किया था, देखिए दुर्जन साल को पराजित कर मुगल दरबार में भेजा था। तो देखिए यही तो क्वेश्चन पूछा था, किसने को आक्रमण करके 1615 कर किसे बंदी बनाया था, तो दुर्जन साल को बंदी बनाया था। तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।